हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और मैं अंकित शर्मा आज आपके लिए एक खास टॉपिक ग्रेविटेशन से फ्री फॉल का लेके आया हूँ। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आपके फ्री फॉलिंग पे ही होते हैं, तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं और धीरे धीरे इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो फ्री फॉल है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फ्री हुआ एक फॉल हुआ। तो दोनों का मतलब हमें पता है। फ्री का क्या मतलब, फ्रीली एकदम, और फॉल का मतलब गिरना। मतलब यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को हम गिरने की बात कर रहे हैं, तो गिरने की बात करने का मतलब जैसे ये मार्कर है, ये यहां से मैंने छोड़ा और यहां पे ऐसे छोड़ा, तो ये जनरली क्या हुआ कि इस बॉडी को जब हम लोग फॉल करवा रहे हैं तो ये फ्रीली फॉल कर रहा है। फ्रीली कहने का क्या मतलब, तो उसी को आज हमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्री फॉल में जनरली हमें क्या पढ़ना है, तो ये जो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट आया, एक साइंटिस्ट थे हमारे गैलीलियो। इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को आप ले लेते हैं, जैसे एक हम मेटल बॉल ले लेते हैं, या मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा लेते हैं जिसका m मास है, और एक फिदर ले लेते हैं। फिदर कहने का मतलब एक पंख, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये जनरली पंख है। तो ये जब दोनों को एक सर्टेन पॉइंट से हम नीचे गिराएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा कहा, मान लेते हैं कि हम लोग टावर ऑफ पीसा से, मतलब मान लीजिए गैलीलियो साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये टावर ऑफ पीसा से इस दोनों ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं। कहाँ से? टावर ऑफ पीसा से, सबसे ऊंची। तो ये वहां से इस ऑब्जेक्ट को गिराए, तो गिराने के बाद क्या दिखा कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों में सबसे पहले आपका ये जो स्टोन था वो पहले आपका जमीन पे गिरेगा। तो रीजन क्या है? तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो मासेस है वो भी ज्यादा है, इसकी मासेस कम है, और साथ में ये एरिया थोड़ा कम कवर करेगा, और ये आपका फिदर जो है ये ज्यादा आपका एरिया कवर करेगा। तो इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के तीन मासेस गैलीलियो ने लिए। अलग अलग तरह के तीन मासेस गैलीलियो ने लिए। तो एक m1 मास हो गया, एक m2 मास हो गया, और एक m3 मासेस। दैट मीन्स ईच ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट मासेस। हर ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग मासेस का है। तो यहां पे अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं कि m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड m2 इज ग्रेटर देन m3, दैट मीन्स कि m1 का मास m2 से ज्यादा होगा और m2 का मास m3 से ज्यादा होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, जैसे यहां पे हमने देखा था ये मास फिदर से तो इसका मास ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कौन सा सबस्टांस या कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमारे अर्थ को हिट किया, तो ये वाला मास हमको, ये जो स्टोन था ये पहले हिट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब तीनों मासेस को हम टावर ऑफ पीसा से गिराए, तो गिराने के बाद जो ज्यादा मास वाला था, मतलब जिसकी मासेस ज्यादा थी, वो सबसे पहले क्या कर रहा है, हिट कर रहा है ग्राउंड को। सबसे पहले क्या कर रहा है, हिट कर रहा है ग्राउंड को जिसका सबसे ज्यादा मासेस है, और सबसे लास्ट में वो हिट कर रहा है जिसका मासेस सबसे कम है। तो लास्ट में ये आपका हिट किया m3 मासेस। लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में से अगर जहां पे भी हम लोग एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे, मतलब जहां पे एयर आपका प्रेजेंट नहीं होगा, वहां पे ये स्टोन जो है और ये फिदर जो है दोनों सेम टाइम पे आपका अर्थ पे हिट करेगा। मतलब इनका सिंपल कहना था कि जनरली जहां पे एयर रेसिस्टेंस नहीं होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ, अगर मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम गिरा रहे हैं, तो गिराने के दौरान इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। कब? जब एयर रेसिस्टेंस हम लोग निग्लिजिबल मानेंगे। ये चीजें इन्होंने कही। तो जनरली अब इन्होंने कही, और ठीक अपनी थ्योरी देने के बाद कि मतलब अगर एयर रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होगा, एयर रेसिस्टेंस अगर नहीं, मतलब वैक्यूम अगर हम लोग मानेंगे, वैक्यूम उसको बोल सकते हैं, तो अगर वैक्यूम रहेगा तो वैक्यूम में ये वाला मासेस और ये ऑब्जेक्ट फिदर, ये दोनों सेम टाइम पे आपको ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा, और कहने के बाद ये क्या हो गया, चल बसे नहीं रहे अब। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक और साइंटिस्ट हमारे आते हैं, एक और साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट का क्या काम है, अगर उनकी थ्योरी, उन्होंने थ्योरी दे दी तो उनकी थ्योरी को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, उनके मन के ऊपर है। तो उन्होंने क्या कहा कि
हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने उस चीज को क्या किया, अलग तरीके से प्रूव किया, जिनका नाम था, अगर मैं इसके बाद आते हैं रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए कि हाँ ये मासेस और ये फिगर, ठीक है, ये दोनों को जब हम एयर रेसिस्टेंस निग्लिजिबल लेंगे और उस केस में जब लेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट आपके जमीन पे सीधी तरीके से दोनों साथ में आपके हिट करते हैं। तो इन्होंने एक कंटेनर लिया और वो पैक्ड कंटेनर था। कैसा कंटेनर था? पैक्ड कंटेनर था, और इसमें आपको एक पंप लगा दिया जिससे वैक्यूम हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहां पे जो चीजें बनाएगी वो वैक्यूम बनाएगी। कैसे बनाया गया? वैक्यूम। और वैक्यूम कहने का मतलब कि ये जो आपका कंटेनर है इसमें एयर आपका मौजूद नहीं है। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी बुलेट ली। बुलेट चलाने वाली नहीं, ये भी चलाई जाती है लेकिन ये गन के थ्रू चलाई जाती है। तो यहां पे एक इन्होंने बुलेट लिया और साथ में यहां पे एक फिदर भी लिया। एक इन्होंने बुलेट लिया और एक इन्होंने फिदर लिया, इस तरीके से। तो जनरली जब दोनों को एक साथ फॉल करवाया तो क्या देखा गया कि ये दोनों ऑब्जेक्ट, जब ये वैक्यूम क्रिएट यहां पे कर देगा, पंप इस कारण से, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये कंटेनर बंद करते समय अगर इसमें एयर मौजूद होगा तो इस वैक्यूम पंप की मदद से हम लोग पंप करेंगे और एयर आपका बाहर हो जाएगा, यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो जनरली जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो ऐसा देखा गया कि दोनों जो ऑब्जेक्ट थे वो सेम टाइम पे आपके इस सरफेस पे आके नीचे गिरते हैं। कैसे गिरते बताते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट मान लीजिए अभी यहां पे होता, ऑब्जेक्ट ये हमारा यहां होता, तो इसको उल्टा कर दिया गया। तो जब उल्टा कर दिया गया तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट थे ये वापस उस जगह पे जाने में जितना समय इसको लगेगा उतना ही समय इस बुलेट को भी लग रहा है। तो ये थ्योरी पूरी तरीके से प्रूव हो गई कि जो ऑब्जेक्ट आपके हैं, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से जब हम गिराएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से अगर हम गिराते हैं तो उस समय सिर्फ और सिर्फ उस पर अगर एयर रेसिस्टेंस नहीं लगता है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर क्या होगा, एक ही तरह का फोर्स लगता है, सिर्फ एक तरीके का फोर्स लगता है, और वो फोर्स हमारा क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब और किसी भी तरह का फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे उस समय अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ एक तरह का फोर्स अप्लाई होता है और वह है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे बात समझ में आ गई कि फ्री फॉल कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से जब हम गिरा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा, लेकिन उस पर एक ही तरह का फोर्स आपका अप्लाई होगा, वो हमारा क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और किसी भी तरह का फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है। तो यही जनरली हमारा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए आगे हम समझेंगे इसी से रिलेटेड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें जनरली क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ हुआ जिसका मास m है, कैपिटल M से हम इसके मास को डिनोट कर रहे हैं, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, हम भी एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो फोर्स है वो जनरली अर्थ पे कितना अप्लाई हो रहा है, इससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g की वैल्यू हम निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसका मास m है, कितना है? m। तो ये जनरली अर्थ पे कितना फोर्स लगाएगा? ये m मास का ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे कितना फोर्स लगाएगा? तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू जी m/r², यही होगा। अब देखिए जनरली यहां से अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो कितना फोर्स लगाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि जितना इसका वजन होगा उतना ही फोर्स अप्लाई होगा। तो यहां से हमें मिल गया mg, यही होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना अप्लाई हो सकता है? अगर मैं बोलूं कि मैं एक बॉडी हूं और मैं आप पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं तो कितना फोर्स लगा सकता हूं? जितना हमारा वेट होगा। तो मास इंटू ग्रेविटेशन, तो m इंटू जी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे इसको हम g m/r² के बराबर कर दिए। तो यहां से m और m कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो g का वैल्यू निकलेगा वो g m/r² निकलेगा।
तो यहां से स्मॉल जी की वैल्यू जो है यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं, और होता भी यही है। जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और फिर मास ऑफ अर्थ हम जब रख देंगे और दूरी हम यहां पे जब रख देंगे, तो यहां से हमें जो जी की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगी। तो यही जी की वैल्यू हम आगे जाके डिराइव करेंगे, तो यही चीज आगे आपको मिलेगी। तो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू आपको यहां निकल जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। और यहां से एक चीज हम कर सकते हैं, ग्रेविटी जैसे आप मून पे जाइएगा तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, अर्थ की तुलना में 1/6 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मून की ग्रेविटी 1/6 टाइम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसके मास अर्थ से कम होते हैं। दूसरी बात, जो दूरी हो गई दोनों के बीच में थोड़ी दूर हो गई, तो फोर्स भी आपका कम, वहां से ग्रेविटी भी आपका 1/6 टाइम ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो जी होती है, स्मॉल जी होती है, वो डिपेंड करती है किस पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं। तो स्मॉल जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। दूसरी बात, साथ ही स्मॉल जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो ये चीजें जनरली हमें पता होनी चाहिए। तो ये दोनों से रिलेशन से हम लोग स्मॉल जी को फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी जो स्मॉल जी की वैल्यू आई वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम क्या यूज करेंगे, तो मान लीजिए कि हमने बात की कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी फ्री फॉल का केस पढ़ा था हमने, फ्री फॉल का पढ़ा था, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्टेन हाइट से फॉल करता है, गिर रहा है, तो इस पे सिर्फ एक तरह का, इसको हम लोग, ये जो फोर्स होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कहते हैं, तो इस पे तो एक ही तरह का फोर्स लगेगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और इसी स्मॉल जी को भी हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। तो यहां पे जो स्मॉल जी का फोर्स लगेगा, यहां पे कौन लगेगा, एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो अर्थ के पास होती है। और ये फोर्स जब लगेगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट के गिरने की जो एक्सेलरेशन होगी, इसी के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया है। मतलब ग्रेविटी आपका आप देखो ये जो मीटर पर सेकेंड है स्क्वायर है, ये किसका है, आपका एक्सेलरेशन का ये यूनिट है। ठीक है, तो जनरली कोई ऑब्जेक्ट को आप गिराइएगा तो इस पे ग्रेविटी लगेगी, और जब ग्रेविटी लगेगी तो जनरली बॉडी एक्सेलरेट होगा, और ये जो एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट स्पीड से होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। मतलब अगर आप पूरे अर्थ पे अगर बात करो तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगा, हर जगह पे आपका सेम होगा। मतलब अगर यहां से एक ऑब्जेक्ट गिरा है तो यहां पे भी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। इस धरती पे आने से पहले तक, इस धरती पे आने से पहले तक का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका यूज करके जस्ट अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसका यूज करके ही हम लोग करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।